सो हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे यूनिटी 3D पर हम अपना पहला गेम को बना सकते हैं। मतलब हम अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो जब आप यूनिटी इंस्टॉल कर लेते हो तो अभी यूनिटी के लेटेस्ट वर्जन्स में हुआ ये है कि यूनिटी अपना एक अपने एडिटर के अलावा जो उसका बड़ा सॉफ्टवेयर है उसके अलावा वो एक हब जैसा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक मैनेजर जैसा प्रोवाइड करता है जो जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ें से हमारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे मेंटेन करने में और हमें अलग-अलग जो मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे इंस्टॉल करने में। जैसे अगर मैं पैड मॉड्यूल्स पे जाऊँ तो मेरे को यहाँ पे एंड्रॉइड का सपोर्ट दिख रहा है और विजुअल स्टूडियो, एक्चुअली विजुअल स्टूडियो हमारे कोड लिखने के लिए उतना मतलब रिकमेंडेड है, पर उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई और एडिटर भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मतलब अच्छा वर्क करेगा, इट विल ऑल्सो वर्क फाइन। तो अब अभी तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखे, लेकिन आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसके लिए थोड़े बहुत टेम्पलेट्स वगैरह इसने लिखे हुए हैं। बस यहाँ पे न्यू न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूटोरियल 2022 के लिए प्रोजेक्ट बना। लोकेशन यहाँ पे वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे रहेगा प्रोजेक्ट, मतलब एटलीस्ट हार्ड डिस्क में थोड़ी सी जगह हो, आप ऐसी जगह पर ही प्रोजेक्ट बनाएं। बिल्कुल जो लाल हो रखी है हार्ड डिस्क, आप उस पे ना प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि अम, इसके प्रोजेक्ट ना बहुत जल्दी बड़ा साइज ले लेते हैं, तो मतलब बाद में लोकेशन चेंज करने की दिक्कत ना हो। आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा-सा वेट वेट कर लीजिए, यूनिटी पैकेज में ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, पहला जब नया-नया हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यूनिटी लोड हो जाने के बाद आपको ये वाली विंडो शो होगी। अगर कोई भी एरर वगैरह आप देख लीजिए, कंसोल वगैरह पे कोई एरर वगैरह तो शो नहीं हो रहा है। अब फिर उसके बाद हो हो सकता है गेम के लिए विंडो थोड़ी अजीब-सी दिख रही हो। तो पर ये बिलीव करिए कि यहाँ पे जो सीन विंडो और जो एक गेम गेम विंडो आपको दिख रही है, ये यही सर हमारा पूरा वर्क होगा। हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू आएगा हमारे गेम का। तो अब उस काम के लिए मैं, चलो यहाँ पे मैं 3D ऑब्जेक्ट, पहले तो मैं आपको इससे थोड़ा-सा वाकिफ़ करा देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे सैंपल सीन लिखा आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि हम वेबसाइट्स वगैरह में हम पेजेस वगैरह पे वर्क करते हैं। तो वैसे ही जो हमारा गेम होता है, वो हमने सुना है कि वो अलग-अलग लेवल्स वगैरह पे वर्क करता है या फिर अलग-अलग लोकेशंस पे वर्क करता है। तो वो जो जगह, लोकेशन और जो लेवल है, यूनिटी उसे सीन से रिप्रेज़ेंट करता है। मेरा मतलब है कि हमने जो अभी इस जगह पे लेवल में जो भी हम काम करेंगे, वो हमारे सीन के अंदर में आएगा। तो एक तो हमारी सारी फाइल्स इस जगह पे स्टोर होगी, जैसे कि मैं इसको आपको शो भी, आपको अगर आप जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ पे आपको दिखेगा अभी। एसेट्स पर आप जाएँगे तो जो भी फ़ाइल वगैरह हम यहाँ बना रहे हैं, वो वहाँ पर भी आती है। और आपको सेव जो हमारा करना होता है, इम्पोर्टेंट है कि आप सीन को सेव करें। अगर आप बिना सेव करे एग्ज़िट कर देते हैं, बिना सारे जो चेंजेस आपने किए, तो वो सारे चेंजेस डिक्लाइन हो जाएँगे। आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा। तो उसके लिए अब अच्छा, अगर मैं गेम विंडो पे जाऊँ तो हमें बस एक ये वाली लाइन दिख रही है। इसका रीज़न क्या है? हमारे पास गेम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमारा कैमरा, मतलब गेम को, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए कि हमें हमें गेम में अभी दिखाना क्या है। तो वो है कि ये कैमरा, एक कैमरा उसे शो करता है। कैमरे के सामने आपको ऐसी रियल लाइट भी दिख रही होगी, ये व्हाइट कलर की, जो कि ये बता रही है कि अभी हमारा गेम, हमारा जो हमारे इंजन को अभी शो क्या करना है। तो अभी वो सामने की साइड शो कर रहा है ये कैमरा, तो इसलिए हमें दिख रहा है। और ये ब्लू लाइन और ये व्हाइट लाइन, अम, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। पहले उसको उसको अभी आप रहने दीजिए। मैं अभी आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट, और एक जैसे कि हमने एक क्यूब बना दिया। ये क्यूब गेम में, हाँ, क्यूब गेम में भी आ रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, इसको थोड़ा साइड में कर दूँ। मैं गेम पर गया, इसका इसको मैं, आपको यहाँ पे मूव करने के लिए ना मिडल माउस से बटन बटन दबाना है। मतलब आप ऐसे इसको, अगर आपको ऐसा मैं कहा लेफ्ट राइट, उसके लिए आपको मिडल माउस बटन दबाना है। और रोटेट करने के लिए आपको राइट क्लिक का इस्तेमाल करना है। ये दिख रहा है ऐसा?
तो आपको धीरे-धीरे ऐसे 3D एनवायरनमेंट की आदत आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जैसे क्यूब को जैसे कि जस्ट मैंने अपने कैमरे के सामने रख दिया है, जस्ट उसके नीचे, तो हमारी गेम विंडो में भी आप देखोगे जो कैमरा शो करेगा वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इस क्यूब को थोड़ा-सा बड़ा कर दूँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा, छोटा वगैरह करना ये हमारे गेम की मतलब सबसे मेन वो है प्रॉपर्टी है। तो ये हमें पता तो यूनिटी में ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पूरा गेम ऑब्जेक्ट्स के मतलब साइज़ और उनके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक टर्म है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, जो हमें यहाँ पे अपनी इंस्पेक्टर विंडो के सबसे टॉप पे दिख रहा है। तो ये है क्या? अब आपने देखो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स तो जैसे कि इसके चेंज हो गया। अब मैं इसको मान लो एक्स एक्सिस में मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये एक्स एक्सिस में थोड़ा-सा इस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, ये देखिए। मैं इसे वापस से चेंज कर देता हूँ, वापस से 0.15 लोकेशन पे आ गया हमारे कैमरा के बीच में। अब मैं इसका यहाँ पे स्केल है वो अब यहाँ पे आपको दिखा उसका रोटेशन। रोटेशन मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक्स एक्सिस को ऐसे थोड़ा-सा बढ़ाने की कोशिश करूँ तो हमारा क्यूब ऐसे थोड़ा-सा टिल्ट हो गया है। दिख रहा है ये आपको ऐसे टिल्ट होगा। वाई एक्सिस पर भी ये सेम चीज़ टिल्ट होगा, ज़ेड एक्सिस पर भी ये घूमना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटेशन की अभी हमें यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको 0, 0, 0 कर देता हूँ। ठीक है, वो तो हो गया। अब आता है कि अपना जो क्यूब है, उसका हम साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। ये मेरा अच्छा आप रोटेशन को ऐसे भी चेंज कर सकते हो। जहाँ पे जो आता है ना ये सेकंड जो है दिखा है रोटेट टूल से भी आप अपनी क्यूब का जो है उसका रोटेशन वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं बस क्लिक करके चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं 0, 0 वापस से इसको हम 0, 0 कर देते हैं और इसका साइज़ के लिए आपको ये दिख रहा है साइज़ स्केल टूल से मैंने ये इसको पूरा स्केल कर दिया। ठीक है? अब दिखने में ऐसा ऐसा लग रहा है कि हमारा एक फ्लोर बन गया है गेम का मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म के जैसा। तो लेकिन आप देखोगे जो क्यूब है, उसका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पर अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यूनिटी में एक और टर्म है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल न्यू मटेरियल इसका मैं नाम दे देता हूँ प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? एक्चुअली ये सॉरी ये इसका नाम नाम गलत हो गया। फॉर्म अब सही है, प्लेटफ़ॉर्म। तो प्लेटफ़ॉर्म में अपना जो कलर है व्हाइट कलर है, इसको मैं इसमें जैसे इम्पोर्ट कर दूँ। पहले मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर दूँ, ऐसा हाँ, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है इसका कलर, तो अगर मैं इसका अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया प्लेटफ़ॉर्म को पहले तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ था, उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कलर चेंज करने की कोशिश की, तो यहाँ पे उसका कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा मतलब है कि हमें क्यूब पे जाके कलर चेंज नहीं करना, हमें जो मटेरियल का कलर होगा, वही उसका वो होगा हमारा प्लेटफ़ॉर्म का कलर हो। तो मैं इसको यहाँ पे येलो थोड़ा-सा थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए वो, ऐसा कलर करना है। स्मूथनेस ठीक है, व्हाइट कलर तो उतना डल दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसे कि उसको अपनी जो क्यूब हमने लगाया था उसको हमने येलो कलर में कर दिया है। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे गेम में हम जाए ठीक है, क्यूब तो येलो कलर का आ गया। अब मैं उसको यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट एक और क्यूब इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं ऊपर की साइड। अब मैं आपको अपना गेम रन करके दिखाता हूँ। मैंने किया यहाँ पे रन। तो आप देखेंगे कि रन करने के बाद एक्चुअल में कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने मतलब हमारा क्यू फिर भी नीचे आ जाना चाहिए था ग्रेविटी की मदद से, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो मैं इसमें यहाँ पर एक चीज़ और कंपोनेंट कर रहा हूँ आपको अम, रुक जाइए पहले हाँ, दिख रहा है यहाँ पर आपको बटन दिखा ऐड कंपोनेंट। तो ये जो ऐड कंपोनेंट होता है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी जहाँ से हम अपनी और प्रॉपर्टीज़ ऐड ऐड कर सकते हैं अपने अलग-अलग कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ फिज़िक्स ही नहीं बस आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए रिजिड बॉडी।
अब रिजिड बॉडी में आपको दिख रहा है मास, ड्रैग, एंगुलर ग्रेविटी, इन सबको आप अभी आप डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ दीजिए। एक्चुअली होगा क्या, मास, ड्रैग, एंगुलर मतलब हमारे इस ऑब्जेक्ट में अब ग्रेविटी का इफ़ेक्ट आ गया है। अब ऐसा है कि हमारा जो गेम होता है वो एक इनफाइनाइट एरिया में काम करता है। मतलब आप देख रहे हो कि ये जो वर्ल्ड है हमारा, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर-नीचे से भी मतलब नीचे अंडरग्राउंड भी इनफाइनाइट है। तो एक्चुअल में ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। वो जो लैंड हम मैप हम बनाते हैं वही हमारी ज़मीन होती है। तो उसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अपना ये क ठीक है, तो हमारा हमारा इस क्यूब में एक्चुअली ग्रेविटी का इफ़ेक्ट आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारा क्यूब अब ज़मीन को टच कर गया जैसे फ़िज़िकल क्यूब करता है। अब जैसे कि अब आप सोच सोच सकते हैं कि ये वाला क्यूब क्यों नहीं नीचे जा रहा? अगर मैं इसमें भी अगर रिजिड बॉडी कंपोनेंट अगर मैं ऐड कर दूँ हमारे जो फ्लोर हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया था तो क्या होगा? तो देखेंगे तो दोनों के दोनों ही नीचे एक साथ गिर गए और या गिरती चले जाएँगे क्योंकि एक्चुअल में ऐसा फ्लोर जैसा कुछ कुछ भी नहीं है गेम में। तो अब तो मैं उससे तो हटा ही दूँ इसको रिजिड बॉडी से रिमूव कंपोनेंट। अच्छा, एक बात और। अच्छा और जो क्यूब था अपना, क्यूब में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक आपको एक कोलाइडर वाली प्रॉपर्टी भी दिख रही होगी। ये ये हर ऑब्जेक्ट की हो सकती है। मतलब एक तो मेश होता है। मेश वो होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेंडर कैसा होगा। उस एक तो उसका शेप और वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, तो उसकी कुछ बॉर्डर्स भी होगी, तो आपको जो ग्रीन लाइन्स दिख अगर मैं मेश को हटा दूँ, तो जो ग्रीन आउटलाइन्स आपको दिख रही है, ये उसका उसका सिर्फ़ कोलाइडर है। कोलाइडर वो जो ये डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट मतलब टकराएगा कैसे? मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का भी जैसे गिरा तो ये इस बॉक्स के बॉर्डर पर ही करेगा। मतलब उसको इससे मतलब नहीं है कि उसका शेप कैसा है, मतलब ये मेश उसका जो मॉडल है ये एक अलग चीज़ है और उसका जो कोलाइडर है वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं कोलाइडर को हटा दूँ तो ये ऑब्जेक्ट नीचे तो जाएगा। रुक जाइए, इसको लगता है मैंने गलत क्यूब से कोलाइडर आ जाएगा और ये देखिए, अगर मैं इससे बॉक्स कोलाइडर को हटा दूँ और ये रहा, इससे तो बॉक्स कोलाइडर है, इससे मेरे को रिजिड बॉडी भी रिमूव करनी है नीचे वाले क्यूब से और हमारा जो इसको हम रीनेम कर देते हैं हमारा प्लेयर। ठीक है, प्लेयर में बॉक्स कोलाइडर मैंने हटा दिया है और मैंने रिजिड बॉडी भी मैंने गलती से हटा दी थी। तो देखिए वो क्यूब जस्ट इसके आर-पार निकल गया क्योंकि उसमें अभी कोई कोलिज़न नहीं है, तो मैंने बॉक्स कोलाइडर इनेबल करके कोलिज़न को वापस से मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो इससे मतलब हमें पता चल गया होगा कि हम कैसे सीन वगैरह में वर्क वर्क कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे इन ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रिप्टिंग से मूव वगैरह कर सकते हैं, बेसिकली कोडिंग वाला पार्ट। अच्छा तो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो सैंपल सीन है उसमें अभी स्टार आ गया, मतलब हमने इसमें कुछ अनसेव्ड चेंजेस को हमने छोड़ दिया। तो पहले मैं कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर लूँगा, तो देखिए स्टार हट गया, मतलब हमारे चेंजेस सारे सेव सेव हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना था, स्क्रिप्टिंग करनी थी। तो उसके लिए भी मैं वही करूँगा। हमें एक्चुअली प्लेयर पर ही इस स्क्रिप्टिंग करनी है। पहले मैं प्लेयर का भी कलर कलर चेंज कर दूँ। उसके लिए मैं एक नया मटीरियल बना देता हूँ। मटीरियल में प्लेयर मटीरियल, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं बस अपने लिए मैं प्लेयर मटीरियल लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए। कलर मैं रख देता हूँ मे बी ग्रीन ग्रीन और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ अपने प्लेयर में। आई थिंक ग्रीन की जगह मे बी दिस कलर और लूसन, लेट्स सी। और कैमरा जो है, हमारा जो मेन कैमरा है उसको भी थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं और थोड़ा-सा पीछे कर देते हैं ताकि हमें क्लियर व्यू आए कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, क्यूब तो भैया नीचे आ गया। अब हमें हमारे प्लेयर पे मैं गया। अब मैं यहाँ पर एक ऐड कंपोनेंट कर रहा हूँ।
ऐड कंपोनेंट में आएगा, बस आप नाम लिख दीजिए, मूवमेंट नाम लिख दीजिए जैसे। आपने जैसे कि जब भी आप लिखेंगे जैसे कि मूवमेंट, तो यहाँ पे आ रहा है, बस आपने लिख दिया मूवमेंट। अब जैसे कि न्यू न्यू स्क्रिप्ट आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट नाम से ऐसे कोई कंपोनेंट में जो स्क्रिप्ट ही बनेगी, वरना आप इसको मिटा के स्क्रिप्ट्स पर जाके या फिर आप न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट का नाम दे देता हूँ मूवमेंट क्रिएट एन ऐड। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट भी आ गई, स्क्रिप्ट हमारी अटैच भी होगी हमारे प्लेयर के साथ। ये हमारा स्क्रिप्ट अटैच भी हो गया, हम इसे डिसेबल भी कर सकते हैं अगर हमें स्क्रिप्ट को इनेबल नहीं करना है, तो वो सारी चीज़। अब मैं इसको ओपन ओपन कर लेता हूँ। तो आपका जो भी एडिटर होगा ना, आपने जो भी सेट करके रखा होगा अपने कंप्यूटर में एडिटर, जैसे कि अभी मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, तो वो अभी विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो जाएगी ये फाइल। अगर आपने कोई और रखा है तो वो आपके वाले पर होगी, जैसे कि ये आ गया। हुँ। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है? कुछ कोड हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, यूनिटी ने लिखा हुआ है। तो इसमें आपको यहाँ पे 2 चीज़ें जो दिखेगी, वो है स्टार्ट और अपडेट। और यहाँ पे आपको उसके ऊपर कमेंट भी दिख रहा है कि स्टार्ट क्या करता है और अपडेट मेथड एक्चुअल में क्या है। तो होता क्या है कि हमारा जो गेम है, वो हर एक फ्रेम पर चलता है। मतलब आपने देखा होगा 60 फ्रेम्स एफपीएस वाला गेम, तो मतलब हर बार जब भी एक नई फ्रेम बनती है, तो कंप्यूटर फिर से एक कोड को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि मतलब अगर हमने एक कोड बनाया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आगे जाना है, तो वो सिर्फ 1 सेकंड में तो वहां तक पहुंचता नहीं है। और अगर इन्फानेटली उसको आगे जाना है, तो यार उसे तो आगे चलते रहना पड़ेगा। मतलब अगर हम गेम में कुछ नहीं भी करते, रुक जाते हैं, तो भी गेम की कुछ बैकग्राउंड टास्क्स मतलब काम काम करती रहती है। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो आगे आगे काम काम करता रहता है। तो वो जो मेथड है वो अपडेट, मतलब हर एक फ्रेम पर हमारी अपडेट मेथड कॉल होती है। तो मैं आपको पहले तो मैं स्टार्ट के बताता हूँ। स्टार्ट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब आपको जो भी चीज़ें आपको अपने गेम के शुरुआत में करानी है, वो आप स्टार्ट मेथड में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ debug.log debug.log। ठीक है, अब मैं debug.log एक्चुअली मतलब कंसोल का आउटपुट देगा। ये कंसोल आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगा? ये दिख रहा है आपको कंसोल? ये इस जगह पे आपको जो भी डीबगिंग करनी है, जैसे कि हम आउटपुट लेते हैं ना अपने अपने सॉफ्टवेयर में चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी वैसे ही। तो अगर मैं debug.log स्टार्टेड माय गेम, ठीक है, मैंने स्टार्टेड माय गेम, और आपको इससे राइट कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ जाओ, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है कि यूनिटी सारे स्क्रिप्ट्स को कंपाइल कर लेगा। कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, तो मतलब हमने कोड बिल्कुल सही सही दे दिया। अब मैं यहाँ पे प्ले कर दूँ, ठीक है, यूनिटी स्टार्टेड माय गेम। आपको यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टेड माय गेम, हमने वर्ड इस स्टार्ट में हमने उसको लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब वर्ड स्टार्ट तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें डीबग में हम उसको अगर अपडेट में लिखते तो क्या होगा। तो उसको मैं अपडेट में लिख दूँ। अच्छा, वैसे है ना, ये सी शार्प लैंग्वेज है। सी शार्प इस स्क्रिप्टिंग में होता है। तो हालांकि आपको इसके लिए सी शार्प ऐसे बहुत ज़्यादा जानने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग ही स्टाइल से काम होता है। बस आप थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज जिसे वो सारी चीज़ें समझ सकता है। अब जैसे मैंने किया स्टार्ट, तो अब आप देखिएगा क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे वन, ये कितने सारे debug डॉट लॉग अपडेट होके आ रहे हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जितने बार हमारा गेम रेंडर हो रहा है, देखिए मतलब अभी तक 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, और 889 बार अपडेट मेथड को कॉल कॉल कर दिया गया। मतलब जितने बार जितने बार हमारी गेम में थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, मतलब जितने बार हमारा सीपीयू कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, उतने बार ये मेथड कॉल कॉल होती रहती है। तो मतलब हमारे कीबोर्ड कंट्रोल्स और गेम के सारे मैकेनिक को लिखने के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। तो
अभी अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम इस क्यूब को अभी हम करने क्या वाले, मूव करने वाले हैं। मतलब हम अपनी एरो कीज़ को दबाएँगे और उससे हम अपनी क्यूब को मूव करके बताएँगे। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे यहाँ पे क्या कोड होना चाहिए, और मैं आपको डिफ़रेंस भी बताऊँगा कि कैसे होना चाहिए। पहले तो हम यहाँ से उसको एक बार ऐसे ही समझ लेते हैं कि हमारा जो प्लेयर है, हाँ, उसको मूव कराने के लिए इन सब प्रॉपर्टीज़ में हमें चेंज कराना पड़ेगा, उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज़ में। तो उसके लिए जब ये क्यूब नीचे आ जाएगा, तो उसके लिए हमें इसका या तो हमें ऐसा एक्स एक्सिस और ज़ेड एक्सिस, एक्चुअली हमें एक्स एक्सिस और ज़ेड एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्यूब को ऊपर-नीचे मूव नहीं करा रहे सिर्फ़, और अच्छा, पीछे जाने के लिए हमें बस ज़ेड एक्सिस को कम करना होगा, और लेफ्ट और राइट जाने के लिए हमें सिर्फ़ एक्स एक्सिस पर वर्क करना होगा। तो मतलब हमें सिर्फ़ 2 ही प्रॉपर्टीज़ पर वर्क करना है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ हमें यहाँ पे क्या होता है, उसकी मेथड, उसका फ़ंक्शन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमारा जो वेरिएबल है, मतलब हमें यहाँ पर एक अपनी स्पीड वाला वेरिएबल बनाना होगा। तो उसको मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, प्राइवेट फ्लोट स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फ्लोट वेरिएबल है, तो मैं अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ ऐसे स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट को स्पेसिफाई कर दिया, और अब यूनिटी में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारे इनपुट का एक्सेस। मतलब आप देखोगे तो हम गेम को यूज़र कई तरीके से खेल सकता है। मतलब हमारा जो एक गेम है, हो सकता है वो कंप्यूटर पे भी चल रहा हो, वो एंड्रॉयड पे भी चल रहा हो, इवन वो हर एक डिवाइस पर भी उसे कैसे खेलना है। कुछ लोग गेम पैड का यूज़ करते हैं, कुछ लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो मतलब अलग-अलग पेरिफेरल्स होते हैं। तो हमें जब किसी और और मूवमेंट जो होता है वो एरो कीज़ से सब में कॉमन होता है। और अगर हम जॉयस्टिक भी कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो जॉयस्टिक को हिलाने से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उसका, मतलब सिर्फ़ उसका लेफ्ट राइट और जो मूवमेंट होता है हमारे प्लेयर का, वो तो इतना सिंपल होता है कि हर बार जॉयस्टिक से अंडरस्टूड है, वो होना चाहिए। तो उसके लिए यूनिटी में एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं अम, वो इन एक्सेस वाली प्रॉपर्टी, गेट एक्सेस वाली। तो मैं यहाँ पर एक और, मेरे पास फ्लोट हॉरिजॉन्टल इनपुट के लिए मैं यहाँ पे एच आई यूज करूँ, इनपुट प्रॉपर्टी डॉट गेट एक्सेस। अभी गेट एक्सेस एक्चुअली ना वो नंबर होगा, एक फ्लोट वैल्यू होगी, जो तब इंक्रीज होगी जब हम यूनिटी को ऐसा फील आएगा अपनी जॉयस्टिक की मदद से, या फिर अपनी कीबोर्ड पर जब हम लेफ्ट और राइट एरो कीज प्रेस करेंगे, या यूजर ने जो भी अपने कंप्यूटर में सेटिंग करके रखी है, तो ये वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज होगी। और वैसे ही वर्टिकल एक्सिस के लिए भी मैं कर लेता हूँ। मतलब एक्चुअली हम इस वेरिएबल में अपन ये डिसाइड डिसाइड कर रहे हैं, मैं वर्टिकल, हम इस वेरिएबल में वर्टि एच आई और वी आई में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि यूजर ने अभी अपनी जॉयस्टिक या एरो कीज में क्या क्या मतलब क्या प्रेस करके रखा हुआ है, ताकि मतलब अपडेट मेथड में हर एक फ्रेम में वो अपडेट हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हर एक फ्रेम में चेक कर रहे हैं कि उसने कौन सा, मतलब उसने जॉयस्टिक या कौन सी एरो की को दबा के रखा हुआ है। ठीक है, हमें दिख गया कि उसने कौन सी की दवाई है, और उसके लिए फिर अपन उम, ठीक है, तो फिर उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना होगा हमें, मतलब उसके ट्रांसफॉर्म की वैल्यू चेंज करनी होगी। तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को लेना होगा। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस, हमें उसमें ऐड करना होगा न्यू, हमें वेक्टर 3 एक्चुअली ना उसके पोजीशन के रिलेटिव ऐड करा। अभी आप बस इसको ऐसे ही लिख दीजिए, हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इनपुट, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी मूवमेंट की स्पीड से, मतलब हमारी स्पीड से।
अब हम स्पीड से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो वैल्यू आती है वो आई थिंक 0 से 1 के मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है वो एचआई और वीआई की, हम उससे स्पीड नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये आती है कि हमें उसको मतलब हमें अपनी स्पीड को भी उससे हम ऐसा करने हैं कि हम अपनी स्पीड को भी उससे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने एक स्पीड वेरिएबल बना लिया और एक हॉरिजॉन्टल इनपुट बना लिया। तो ये मल्टीप्लाई होके हमें जो वैल्यू देगा स्पीड, और अब हमें स्पीड को भी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। मैं इसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे कि हमने अपनी हॉरिजॉन्टल इनपुट के बाद हमने स्पीड से तो जैसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है और हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या होता है कि हमारे गेम में कभी-कभी क्या होगा कि जो स्पीड होती है हमारे गेम की वो कभी-कभी फ्रेम्स क्या ड्रॉप हो जाती है गेम में। तो हम उसको क्या करते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करते हैं। तो हमारा एक तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस को भी मैं कर दूँ वी डॉट आई थिंक वी इनटू को भी हम एक्स होगा, हम वाई को कर रहे हैं डॉट टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। स्पीड टाइम डॉट डेल्टा टाइम हो गया और हमें जेड एक्सिस पे तो हमें कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ ज़ीरो की तरह इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, देखते हैं अब हमारे यूनिटी यूनिटी पर ये कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्ले करके देखते हैं। सॉरी, एक सेकंड, लगता है मैंने उल्टा वर्टिकल की जगह मैंने हॉरिजॉन्टल को यूज कर लिया, सॉरी। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन न्यू डॉट वेक्टर 3, क्या मिस्टेक है इसमें? अच्छा, स्पीड, अच्छा एक्चुअली ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम्म, एक्स एक्सिस हो गया स्पीड, हम्म। अच्छा इसको हमें अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हमें ऐसे नहीं करना है। अच्छा ये कैसे आ रहा है इसको, जैसे कि मैंने किया प्ले लेफ्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो ठीक है, ये अब अप डाउन को इसने आगे मतलब लगता है मैंने गलत एक्सिस को अकाउंट में ले लिया। मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ सही है, मैंने पता नहीं इसको क्यों ले लिया, क्या सॉरी सॉरी, मिस्टेक होगी। ये एक्चुअली ना ये ज़ीरो होना चाहिए और ये होना चाहिए वी इंटू स्पीड इंटू डॉट डेल्टा। हाँ, अरे वो मैंने गलती से क्या किया, वाई एक्सिस मेरे दिमाग में जो 2D का कुछ आ गया था, वो वाई एक्सिस को ही मैंने ले लिया। अब ये सही काम कर रहा है। गलती से मैंने उसको ले लिया था, ठीक है सॉरी। ठीक है, हमारा ये एरो की से काम कर रहा है और डब्ल्यू ए एस डी से भी काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स क्या अगर डब्ल्यू ए एस डी से अपने प्लेयर को मूव कराते हैं। तो अगर मैं जैसे कि हमारा गेम रन रन हो रहा है और अगर आप इसकी जगह सीन में जाएंगे, तो हमने जैसा ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करा दिया तो हमारे सीन में भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे मूव होगा, तो आप इसे देख भी सकते हैं। अभी आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा गेम रन हो रहा है। यूनिटी अभी हमारा गेम जब चल रहा है, हमें कोई भी कोड में कोई चेंजेस नहीं करना था। पहले हमें इसको स्टॉप करना है, हमारा सीन जैसा हमारी इनिशियल लोकेशन पे था वहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आपको जैसे कि यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट दिख रहा है उसमें सैम्पल सीन वगैरह, मेन कैमरा, डायरेक्शन लाइट क्यूब और प्लेयर, तो अच्छा जो कैमरा था
कैमरा अभी हमारा मूव नहीं कर रहा है कहीं भी, है ना? वो तो एक ही जगह पे स्टेबल है। तो मैं अपना फ्लोर थोड़ा बड़ा कर लूँ। ठीक है, फ्लोर मैंने बड़ा कर लिया। अब इसमें एक हायरार्की जैसा होता है, मतलब जैसे कि हमारे सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, मेन कैमरा, डायरेक्शन लाइट, क्यूब और प्लेयर। पर अगर आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप सपोज़ करो आप कैमरा को प्लेयर के साथ चलाना चाहते हो, मतलब कैमरा की लोकेशन और प्लेयर की लोकेशन दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो तो मतलब आप चाहते हो कि कैमरा को मूव करना चाहिए प्लेयर के साथ, तो उसका एक तरीका है कि आप मेन कैमरा को प्लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दो। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो मेन कैमरा है, वो मेन कैमरा चाइल्ड हो गया है प्लेयर का। मतलब जो प्लेयर है अपना, वो पेरेंट ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब हमारा कैमरा तो अपना चाइल्ड हो गया, पेरेंट ऑब्जेक्ट हमारा प्लेयर हो गया। तो जो प्लेयर जिस जगह पे जाएगा, वैसे-वैसे मेन कैमरा के पोजीशन और उसका स्केल, उसके जो रोटेशन और जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो अगर मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। जी देखिए, हमारा जो कैमरा है अब हमारे प्लेयर के साथ ही मूव कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ-वहाँ हिलते हुए नहीं दिख रहा, पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो प्लेयर, देखिए उसका जो कैमरा है वो हमेशा उसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा है, मतलब अब वो उसके साथ ही मूव कर रहा है, क्योंकि पेरेंट के साथ चाइल्ड उसका चलता है, मेन कैमरा। तो ये बस एक चीज़ थी, अभी मैं कैमरे को बाहर ही कर दूँ, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें ठीक है। हुँ, हमारा अभी तो यहाँ पे सिंपल क्यूब तो अच्छे से मूव कर रहा है। उम, अब उसके बाद अपन जो चीज़ करेंगे वो है, अच्छा मैं आपको एक फ़िज़िक्स की एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे लगा दूँ एक स्फ़ियर, कहाँ गया स्फ़ियर? अच्छा स्फ़ियर यहाँ है, ठीक है। तो अब उसको सामने हमें यहाँ लाना है, तो आपको क्या करना है, स्फ़ियर को सिलेक्ट करना है और एडिट, और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट पर जाना है और लिखना है अलाइन विथ व्यू। तो वो आपकी जहाँ आप जिस पोज़ीशन पे आप उस समय होंगे ना, वो ऑब्जेक्ट उस समय वहाँ स्पॉन हो जाएगा, मतलब उस जगह पर पहुँच, मुझे जहाँ जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँगा, गेम ऑब्जेक्ट, मूव टू व्यू, कहाँ गया? तो सारा नीचे आ गया, हमें इसको अलाइन अलाइन विथ व्यू करना होगा, अलाइन विथ व्यू। ठीक है, ये हमारा उसके ऊपर ही आ गया है, गलत जगह आ गया, थोड़ा आगे कर दूँ मैं? थोड़ा-सा आगे, रोटेशन इसका 0 0 0 0, ठीक है। इसमें भी मैं डाल दूँ ऐड कंपोनेंट, फिज़िक्स रिजिड बॉडी। देखोगे तो इसमें जो कोलाइडर का इस्तेमाल हो रहा है, वो कौन-सा है? कोलाइडर स्फीयर कोलाइडर है, मतलब अगर मैं इसका मेश हटाऊँ, ये मेश मैंने हटा दिया यहाँ से, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो स्फीयर कोलाइडर है, गोल है वो। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, रन किया हमने। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड है, और मैं चाहूँ तो इससे अपने ऑब्जेक्ट को धक्का भी दे सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं उसको ऐसे, मतलब मेरा क्यूब भी एक्चुअली में वो रोटेट होने लग गया है। तो मैं ऐसे में ऑब्जेक्ट को धक्का देके हम उसे बाहर भी गिरा सकते हैं, ये देखिए। वो अभी तक रोटेट हो जा रहा है, हमने जो धक्का दिया था और ये नीचे गिर गया। हुँ, तो अब हम अपनी गेम को कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक तो जैसे कि ये क्यूब है। अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए एनिमी कि हम जिसको हम टच टच करें तो हमारा गेम ओवर हो जाए। मतलब हम किसी पॉइंट को भी टच करें तो हमारा पॉइंट बढ़े, या हम किसी एनिमी को टच करें तो हमारा पॉइंट कम हो। हम ऐसा चाहेंगे हमारे हमारे गेम में। तो उसके लिए क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक और 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, इसको मैं नाम दे देता हूँ। इसको नाम नाम दे देता हूँ। एनिमी नाम तो नहीं देखते यहाँ पे, चलो एनिमी नाम है, एनिमी, ठीक है एनिमी। ये हमारा यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब को मैं ऊपर ले आऊँ, अलाइन विथ व्यू, ठीक है। इसका रोटेशन भी 0 0 0,
इसका कलर भी ज़रा ज़रा चेंज कर दे। मटेरियल मटेरियल इसका हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यूब बना दिया मटेरियल रेड के साथ। गेम में भी शो हो रहा है, इसको मैं स्टॉप तो कर दूँ, रन करके देखते हैं। अच्छा, वो तो मैंने पॉज ही नहीं किया था। अच्छा हाँ, अगर आप पॉज नहीं करोगे तो वो टेम्पोरेरी आएगा बस। ठीक है, मैं एक बार और इसको डाल दूँ। मैं क्यूब, अपना क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। क्यूब, इसमें इसका मटेरियल भी आ गया। सेव भी कर दिया मैंने एक सीन को। ठीक है, ओके। ये क्यूब नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसमें रिजिड बॉडी तो अटैच नहीं करी है। तो अपना यहाँ पे मोटो क्या होगा कि ये जैसे ही प्लेयर इस रेड को टच करेगा, अ, हमारा गेम मतलब ओवर हो जाए। बेसिकली एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जिससे हमें हमें पता चल सके और हम अपना गेम ओवर कर दें। तो उसके लिए भी एक मेथड होती है। एक्चुअली 2-3 वेज़ हैं, मैं आपको सारे वेज़ बताता हूँ। तो उसके लिए जो मेथड होती है, हमें जैसे कि यहाँ पे अपडेट और स्टार्ट है, हमें एक मेथड उसके लिए लिखनी है। लिख देते हैं वॉइड ऑन कोलिशन एंटर। ठीक है, ऑन कोलिशन एंटर उसके लिए है हमारा कोलिशन कोलिशन कॉल बैक। हम उसको अपना नाम दे देते हैं। हमारा जो कोलिशन है, वो एक तो हमारा एक क्लास है और हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया कॉल कॉल करके। ये नाम कुछ भी हो सकता है, बस मैंने आसानी से इसको कॉल नाम नाम दे दिया है। तो अगर कॉल डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, उसका नेम अगर एनिमी हो, debug डॉट लॉग, हम यहाँ पे कर देते हैं टच। ठीक है, टच मतलब जैसे ही हमारा जो प्लेयर है, अगर वो हमने एनिमी ऑब्जेक्ट को टच करेगा, इसका मैं रीनेम भी कर दूँ, ई एन ई एम वाई एनिमी, ई एन ई एम वाई एनिमी। तो ठीक है, सेव भी कर देते सीन को, हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है, टच आपको दिख रहा है पर टच टच आ गया क्योंकि हमने प्लेयर ने उस ऑब्जेक्ट को टच कोलाइड किया। देखिए, जितने बार हम कोलाइड करेंगे उतने बार आएगा। तो अब हमें एक काम करते हैं, एक तो हमारा टच हो जाएगा और हमें ऐसा हमें बताना है कि जैसे प्लेयर ने इसको टच किया, हमारा गेम ओवर हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हमारा ऐसा होगा कि हमारे पास एक टेक्स्ट होना चाहिए। मतलब हमें हमें जैसे कि हमने अभी तो हम जैसे कि डीबग डॉट लॉग करा रहे हैं, तो प्लेयर को पता होना चाहिए कि गेम खत्म हो गया। तो उसकी मेथड यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा यूआई। एक्चुअली अभी यूआई टेक्स्ट की जगह ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये तो आ ही गया टच ना। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा जैसे कि नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीपल नेम से अगर हम चीज़ें डालेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक टैग बताता हूँ। टैग हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक और मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रहा हूँ, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अलाइन विथ व्यू। इसको हम डाल देते कि इससे हमारा
विन, इसको हम डाल देते हैं विन, ठीक है। हमारा एक तो यहाँ पे विन वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विन के लिए भी एक मटेरियल बना लेते हैं, क्रिएट क्रिएट न्यू मटेरियल। इसको मैं कलर दे देते हैं ये, ठीक है। कलर नहीं आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर देते ताकि थोड़ा अलग अलग लगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ऑक्लूजन, ऑक्लूजन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इमिशन, ठीक है। मतलब एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा ज़रा अट्रैक्टिव ताकि दूर से दिखे, ये थोड़ा सा ऐसा, मतलब गेम में ऐसा लग रहा है कि मर्ज हो गया ये पूरा, ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो गेम में पूरा का पूरा मर्ज हो गया। मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा अलग कलर का दिखे। ठीक है, अभी के लिए वाइट ही ठीक है, वो हमें दूर से हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि ये टैग की बात मैं कर रहा था, तो मैं इसको अनटैग्ड है ना, एक ऐड टैग कर रहा हूँ। तो टैग एक्चुअली एक नाम के जैसा ही होता है। जो टैग होता है वो नाम के जैसा ही होता है, बस वो मल्टीपल जगहों पे भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस्ट, मतलब वो गेम खत्म हो जाए उससे, इसीलिए लॉस्ट। एनिमी को अनटैग्ड है, इसको मैं लॉस्ट का टैग दे दूँ। मैं अपने जो चलो इस पर टैग नेम, तो इसको मैं कर दूँ टैग। अगर टैग उसका लॉस्ट हो, टैग उसका लॉस्ट हो तो भी टच में आ जाए। रन करके देखते हैं गेम। ठीक है, टच तो हो रहा है। और इसको टच करने से तो अभी कुछ कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर इसको टच करने से तो अभी कुछ कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए अपन को करना ये है कि इसके तो पहले तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि गेम अपना ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीन को रोकना होगा। तो उसके लिए जो मैं करने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन क्विट। एक्चुअली टच है, टच पहले टच टिप होगा, फिर एप्लीकेशन डॉट कोई पैरामीटर्स नहीं, सेव। अब देखते हैं कि जैसे ही अपन उसको क्लिक करते हैं गेम क्विट होता है या नहीं। गेम स्टॉप हो जाना चाहिए उसको टच करते से। क्विट नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, गेम तो क्विट नहीं हुआ। एप्लीकेशन डॉट क्विट, हो सकता है कि जब हम उसको रन करें वैसा हो। अ, ठीक है। तो अच्छा, जब वो तब होगा जब हमारी गेम कंपाइल होके विंडो में आएगा। तो ठीक है, वो तो हो गया। अब हमें अपना क्या एक पॉइंट पॉइंट बनाना है। तो हमारा क्यूब जैसे कि चल रहा है हमारा ये ऑब्जेक्ट, जैसे हम आउट आउट हो जाएंगे और हमें अपना एक ऐसा बनाना है क्यूब जिसको हम टच करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाए। तो उसके लिए होगा क्या, अच्छा, गेम को कैसे पता है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया तो क्या था, ये था ना। तो मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, रीनेम पॉइंट पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट, ऐड टैग। इसको मैं टैग नाम दे दूँ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अनटैग्ड पॉइंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, गेम ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, अगर मैं उसको इनेबल को डिसेबल कर दूँ तो। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नीचे, सपोज करो हमें ये ऑब्जेक्ट गेम में नीचे है, तो उस पर हम क्लिक करके यहाँ पे जो इंस्पेक्टर लिखा है हम उससे अनटिक और टिक भी कर कर सकते हैं। उससे वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, मतलब वो गेम में हमें दिखेगा ही नहीं।
तो ठीक है, ये तो ठीक है। तो अभी मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे को इफ़ कॉल डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू पॉइंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्या मतलब जो अब जैसे कि क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ने हमें हमसे कोलिजन किया है, उस ऑब्जेक्ट को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ कॉल दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव फॉल्स दिस डॉट, ठीक है, कॉल, सॉरी, कॉल कॉल, एक सेकंड, दिस हटाना पड़ेगा उसके लिए। एक बार दिस हटा के देखते सेट एक्टिव फॉल्स। तो अब जब मैं पॉइंट को टच करूंगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो हमारा कोलिजन जो कोल होता है, मतलब कोल वो ऑब्जेक्ट को होल्ड होल्ड करके रखेगा जो ऑब्जेक्ट हमारा टच हुआ है। तो अभी हमारा टच क्या हुआ, पॉइंट, पॉइंट हमारा हुआ टच, तो वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले 3-4 पॉइंट लगा देता हूँ। पहले कैमरा थोड़ा चेंज कर दूँ, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा सा नीचे की साइड कैमरा दिखे। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है, अब पॉइंट बनाने से पहले मैं यहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम, ये एक्चुअली बस अपने लिए, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सारी चीज़ों को आसानी से हमें दिख जाएगा पॉइंट्स। और जो पॉइंट है उसको मैं इसका चाइल्ड बना देता हूँ। और कंट्रोल प्लस वी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे 3-4 पॉइंट्स पॉइंट्स चाहिए मेरे गेम में, क्योंकि ठीक है, इसको मैं, क्योंकि मैं 3-4 पॉइंट्स चाहिए मेरे गेम में, इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूँ। ठीक है, अब जब क्या होगा, ये दोनों दोनों ही जब होंगे टच, जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को करूंगा टच, तो ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। तो मैं ऐसा एक और बनाता हूँ, कंट्रोल प्लस वी, इसको 0 0 जल्दी हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो गेम में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए और हमारे पास एक एनिमी भी आ गया। ठीक है, तो हम जैसे ही हम पॉइंट को टच टच करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा इस स्कोर स्कोर भी बढ़े। पहले मैं इसको भी ऐसा रोटेटेड बना दूं जैसा ये है। ठीक है, इसको भी थोड़ा मैं रोटेटेड बना दूं, ऐसा और ऐसा, वो लगे कि वो बाकी पॉइंट्स के जैसा है। ठीक है, और ठीक है, बाकी पॉइंट के जैसा लग रहा है। हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी आ गया जो एनिमी है। अच्छा, एक बार काम करते हैं, जो एनिमी है वो रैंडमली आगे और पीछे हिलता रहेगा, हम ऐसा ऐसा बना देते, क्योंकि मतलब ये हमारा जो एनिमी वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, पहले मैं स्फीयर को डिलीट कर दूँ, उसका भी काम नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट और राइट आगे पीछे हिलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसमें एक हमें उसके लिए हमें इसी में स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी, जैसे कि हमने मूवमेंट मूवमेंट के लिए की थी, वैसी ही होगी। बस उसमें हमें की प्रेस नहीं करना, इसमें होता है एनिमी मूव न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट एंड ऐड। तो एनिमी मूव क्रिएट इन स्क्रिप्ट, ठीक है। अब एनिमी मूव में अब अपन क्या करेंगे, अब अपडेट में, जैसे कि हमने इसमें क्या था ना, मूवमेंट, आई थिंक मेरे को, मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ।
ट्रांसफॉर्म का पोजीशन, अब हमें एच आई की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 1f लिख सकते हैं। और स्पीड को अपन स्पीड अपनी मतलब 5f कर लेते हैं। अब इसको अपन कर देते हैं 0 0 0 0। देखते हैं अब ये एक्चुअली आगे की साइड लेफ्ट साइड हिलता है या नहीं। देखिए उसने क्या ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड जाना जाना चालू कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि वो हमारे मतलब सीन से ही बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ और अपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा प्लेन प्लेन जो है वो कितना बड़ा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारा जो लैंड है, वो जब एक लिमिट से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करे, मतलब उसका जो पोजीशन हमारे वो जहाँ पे हमारा गेम का ऑप्शन है, हमारा जो प्लेन है, प्लेटफ़ॉर्म जो हमने बनाया है, उसके बाहर कभी वो जाता है, तो अपन उसको रोक देंगे, मतलब हम उसको पीछे की साइड जाने का बोलेंगे, तो बस वो लेफ्ट और राइट, आगे और पीछे मूव करता रहेगा। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो पोजीशन है कहाँ पे, मतलब हम उसको कितना मूव कराना चाहते हैं। अपन अपने ऑब्जेक्ट को, हमारा जो एनिमी को अपन मैक्सिमम इतना मूव कराना चाहते हैं। तो वो जेड में 2.42 और -20 तो मतलब 2 से -20 के बीच में उसे मूव करना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, इफ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड अगर 2 से अगर ज़्यादा होने की कोशिश करे, तो हमें फिर उसको, अगर वो 2 से ज़्यादा होने की मतलब अगर वो ज़्यादा इस साइड, अब वो अपनी पूरी लिमिट पर है इस साइड, तो हमें जेड के पोजीशन को कम कम करना होगा। तो इफ इट इज़ मोर देन 2, ब्रैकेट लगा दूँ मैं, ठीक है। तब तब होगा ये कि हमें जेड की पोजीशन कहें तो बीच में होता है जेड, तो 0, हमारे यहाँ पे जेड की स्पीड 0। और अगर उसकी जो है वो कम होने की कोशिश करे -20 से, तो अब हमें उसको वापस से इस साइड मूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसको, अब उसके लिए हमें वापस से उसको, एक सेकंड, हमें मेरे ख्याल से हमें इसको माइनस में हमें उसको वैल्यू देनी होगी। देख लेते ये रन होता है क्या। एक काम करते, ये माइनस की जगह, चलो इसको मैं रन करके देख लेता, एक्चुअली थोड़ा लेंदी हो जाएगा वरना। हम्म, 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 हमें वापस से एक्स एक्सिस को मूव कराना, तो 0, ठीक है। अब मुझे देखने हैं कि वो कैसे कैसे चलता है। क्या एरर है। सेव भी मैंने कर दिया। ट्रांसफॉर्म पोजीशन डॉट सेट, मैंने स्क्रिप्ट को अटैच नहीं किया है क्या। अच्छा हाँ, इसके तो हमें रिजिड बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ना एक्चुअली ना यार इस वाली मेथड से अगर हम करने का देखेंगे ना, तो वो कुछ कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगी ये वाली मेथड। तो मैं एक्चुअली क्या है कि अब देखो ना, अब जो जेड को हम ले रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी वाले प्लेन पर चलेगा, तो वो कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है।
मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक फ्लोट चेंज, मेरे मेरा 2f, ठीक है। पब्लिक फ्लोट FLOAT फ्लोट चेंज, पब्लिक फ्लोट चेंज, और फिर पब्लिक फ्लोट स्पीड इज इक्वल टू अपनी हो जाएगी 3f, और एक हो जाएगा हमारी यहाँ पे हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। देखो यार, एक्चुअली क्या यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपन ना एक वो यूज करेंगे साइन फंक्शन। तो क्या होता है, वो अपने आप ही कुछ समय के बाद ना पीछे वाली वैल्यू को देना देना स्टार्ट कर देता है। तो मैं ऐसा इसीलिए कर रहा क्योंकि वो क्या है कि इस वाले सॉल्यूशन में क्या है कि मतलब मैंने सोचा कि दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा जगहों पे मतलब बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, जितने क्यूब्स अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे ना, हमें उतने बार अ, मतलब हमें उतने उतने क्यूब में उतनी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी यहाँ पे हो जाएगी इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ना ये है, ये 3 वैल्यूज़ होती है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन हमें वो 3 वैल्यूज़ रिटर्न करती है। अगर हमें एक वैल्यू करती है तो हमने जैसे यहाँ पे लिख रखा है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड, अपन वैसा भी ले ले सकते थे। तो मैं इसको कर दूँ रिमूव, इसको मैंने कर दिया रिमूव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा वेक्टर 3v इज इक्वल टू, अभी तो हमारी इनिशियल पोजीशन ठीक है। हमारी इनिशियल v, हमें एक्स एक्सिस में हमें प्लस करना है ना। यहाँ पे आ जाएगा चेंज, हमारा एक तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इनटू मैथ, फंक्शन हमारा साइन साइन फंक्शन हो जाएगा। साइन फंक्शन आ जाएगा टाइम, डॉट टाइम, हमने यहाँ पे टाइम लगा दिया, और अपने यहाँ पे स्पीड हमें क्या उसकी मल्टीप्लाई करना है। कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको सेव सेव कर लेते हैं। इसको अब हम रन करके देखते हैं कैसा ये ऑब्जेक्ट अब लेफ्ट और राइट इसको मूव करना चाहिए स्मूथली। ठीक है, दिख रहा है अब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये ना एक साइन वेव की तरह काम कर रहा है। वो एक्स और वाई लगाने से काफ़ी अच्छा। अब इसको अगर मैं एक बार रोटेट करके भी देख लेता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा सा घुमा के कि ये किसी उसी डायरेक्शन में मूव करता है या नहीं। प्ले, नहीं नहीं, ये तो हमने वेक्टर लगाया ना, वो तो हाँ वो तो वैसे ही मूव कर, ठीक है। तो हमारा प्लेयर एनिमी बन गया। एक और एनिमी लगा देते हैं, ठीक है। एक और एनिमी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हमने जो वेरिएबल बनाया था वो हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया था, इसीलिए हमें बार बार अब स्क्रिप्ट में जाकर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। यहीं से मैं चेंज को मैं अगर मैं 7 कर दूँ और स्पीड को भी अगर मैं 4 कर दूँ, इसको मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है, ओके। और अगर मैं अपने पॉइंट्स लेने की कोशिश करूँ, तो पॉइंट्स लेने पर पॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और हमारे एनिमीज भी मूव कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, हमारा बेसिक गेम तो रेडी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे यूआई ऐड करके बताता हूँ। हमारा यूआई में हमने डाल दिया टेक्स्ट, आपने देखा मैंने यहाँ पे न्यू करके यूआई स्लैश टेक्स्ट, ठीक है। यूआई में टेक्स्ट आ गया, दिख नहीं रहा यहाँ पे। आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है 2D, आपको 2D पे क्लिक करना है, जूम आउट करना है, फिर आपको दिखेगा, ये दिख रहा है न्यू टेक्स्ट। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ गया। अपना ये कैनवास से जितने हमारे बटन वगैरह होते हैं, यूआई के एलिमेंट, वो सारे हमारे कैनवास में ही रेंडर होते हैं। तो मैं उसको यहाँ से कर दूँ मैं थोड़ा सा ऊपर,
ठीक है, न्यू टेक्स्ट। ओके, न्यू टेक्स्ट, इसका मैं टेक्स्ट कर दूँ 0। फॉन्ट एरिया, फॉन्ट साइज में यहाँ पे कर दूँ 20। कलर इसका मैं रख दूँ पूरा वाइट। ठीक है, इसको मैं बोल्ड भी कर दूँ। ठीक है, गेम। ठीक है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, वो स्काई बॉक्स के कारण वो थोड़ा सा अजीब सा होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ठीक है, 0 हमें यहाँ पे दिख गया। इसका कलर हम ऊपर रख के इसको ब्लैक कर देते हैं। इसका कलर रख देते हैं एकदम ब्लैक। ठीक है, 0 हमें वहाँ पे दिख रहा है। अब ऐसा है कि जैसे ही हम ये अब जैसे कि क्या है, हमें पता है जैसे ही हमने पॉइंट लिया, हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट का जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसे किस किस जगह पे देंगे। तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट अटैच करते हैं हमारे हर एक पॉइंट पे, और जस्ट उसको रन रन कर दें, मतलब हर एक स्क्रिप्ट हर एक उसमें लगा के स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लगा के। पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको ना प्लेयर में ही कर कर सकते हैं। तो अब मेरे को पता प्लेयर को कैसे पता है कि हमें जो हमारी जो प्लेयर की स्क्रिप्ट है, हमें उसको हमें ये पहले बताना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस टेक्स्ट को हम बताना चाहते हैं। मतलब हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे बनाया है, ये वाला टेक्स्ट, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वो टेक्स्ट का कोई रेफरेंस होना चाहिए इस जगह पे। तो उसके लिए तरीका होता है पब्लिक टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट, और पब्लिक टेक्स्ट इज इक्वल टू SCOR स्कोर। अब यहाँ पे आपको एरर आ रहा है, मैं इसको इंपोर्ट कर दूँ यूजिंग स्टैटिक यूनिटी इंजन UI। एरर हट गया, ठीक है। अच्छा, गेम ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव तो फॉल्स हो गया, लेकिन अब हमें करना है, अब यहाँ पर हमें एक स्कोर भी बना लूँ मैं, इंट स्कोर काउंट। ये हमारा इंट स्कोर काउंट, इनिशियली तो हमारा स्कोर काउंट 0 होगा। अब मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ पे आ जाएगा अपना टेक्स्ट स्कोर। तो स्कोर डॉट सेट टेक्स्ट, पहले तो हमें यहाँ पे ना हमारा जो इंटीजर है उसका काउंट यूज करना है। स्कोर काउंट इज इक्वल टू स्कोर काउंट प्लस 1। हमारा एक पॉइंट से हमारा एक जो है इंट हमारा स्कोर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मैं कर दूँ इससे काउंट, आ जाएगा काउंट जी, हमारा आ जाएगा स्कोर, हमारा जो टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर काउंट डॉट स्ट्रिंग लेगा, सिर्फ 2 स्ट्रिंग करना ज़रूरी है, कोई एरर नहीं। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब देखिएगा ध्यान से कि मैं यहाँ पे कर करने क्या वाला हूँ। ठीक है, मेरा जो प्लेयर है ना, प्लेयर प्लेयर पे आप देखोगे हमारी स्क्रिप्ट के पास एक चीज़ और आ जाएगी, स्कोर नन टेक्स्ट। मतलब हमारे पास एक फील्ड आ गई है जहाँ पे अपन पूरे गेम में से कोई भी टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे कैनवास पे जाके टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो अब क्या होगा, स्पेसिफाई होगा कि मैं कौन से वाला टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ हमारे गेम में। मैं रन करके देखूँ तो हमारा जो एनिमी है वो तो चलो चल ही रहा है। इसको मैंने देखिए, वो हमारा टेक्स्ट चेंज होकर 1 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 भी होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट लेते जाएंगे वो 1 2 3 4 उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी। इसको मैं बॉक्स को ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इफ स्कोर काउंट इफ स्कोर काउंट इज मोर देन 3, तो हम ऐसा टेक्स्ट कर देते हैं कि अगर स्कोर काउंट अगर 3 से ज़्यादा हो जाता है तो हम ऐसा बताएंगे कि मतलब प्लेयर गेम जीत गया, हमें ऐसा बताना है। तो हम ऐसा कर देते हैं, स्कोर डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट ठीक है, स्कोर डॉट टेक्स्ट यू विन आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या 3 से ज़्यादा पॉइंट लेने होंगे ना, तो अभी तो 3
उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, 4 हमारे पास गेम में 4 पॉइंट तो आ गया। अब मुझे 3 पॉइंट से ज़्यादा लेना है, चौथे पॉइंट पर हमारा विन आ जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, यू विन भी आ गया। ठीक है, बस अब हमें हमें क्या करना है गेम में, हमारा जैसे ही हुआ था हमें गेम को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँ? अ, ठीक है, टच, यहाँ पे टच की जगह अपन कर दो। यहाँ पे आ जाएगी टाइम, टाइम डॉट टाइम स्केल इज इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या होगा कि हमारा जो गेम है इससे आई थिंक पॉज हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। हो गया गेम पॉज। और पॉज के बाद हमें बताना भी है स्कोर काउंट डॉट सेट, सॉरी टेक्स्ट, ये स्कोर काउंट नहीं, सिर्फ काउंट, हमारा उसका नाम सिर्फ काउंट है। सिर्फ सॉरी सिर्फ स्कोर, स्कोर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यू लॉस्ट। ठीक है, यू लॉस्ट आ जाएगा। इसको मैं कर दूँ सेव। अब रन करके देखते हैं। इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, यू लॉस्ट। ठीक है, हाँ हमारा ये प्रोजेक्ट तो हो गया यूनिटी में।